आप सब लोग मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं अपने बिज़नेस ओनर भाइयों के लिए, खासकर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चेकलिस्ट लेके आया हूँ, जिस चेकलिस्ट को लेके आप लोग एक-एक करके आप आइटम टिक करके अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो फटाफट मैं आप लोगों को ये वाली चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। ये चेकलिस्ट क्या है और इसे मैंने कैसे बनाया है और आपके लिए क्रिएट किया है। सो आप देखेंगे ये जो पूरी की पूरी जो चेकलिस्ट है, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। सबसे पहली जो चेकलिस्ट है वो बिज़नेस ग्रोथ की चेकलिस्ट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट की चेकलिस्ट और बिज़नेस सपोर्ट की चेकलिस्ट है। इसके बारे में अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ, आप देख लीजिए। ये 3 तरीके की चेकलिस्ट हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। ये आपकी ग्रोथ की चेकलिस्ट, ऑर्डर फुलफिलमेंट की चेकलिस्ट और बिज़नेस सपोर्ट की चेकलिस्ट। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ये वाली जो चेकलिस्ट है, ये मैंने अरेंज कैसे करी है। सो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बिज़नेस में आप बिज़नेस को इस तरीके से देख सकते हैं कि आप बिज़नेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। सो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो बिज़नेस ग्रोथ का पार्ट होता है कि इस वाले पार्ट को आप इस वाले अपने बिज़नेस का सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होता है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, और आज आप इस सेक्शन पे समय बिताते हैं तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ आती है। ये जो आपका सेकंड सेक्शन है, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का सेक्शन है। इसका मतलब है कि भाई जब कस्टमर से ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने पैसे दे दिए, उसके बाद की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस वाले सेक्शन में आती हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको चेकलिस्ट दी है। और ये जो थर्ड चेकलिस्ट है, ये है बिज़नेस सपोर्ट की चेकलिस्ट, कि आप लोग के जो बिज़नेस सपोर्ट के फंक्शन होते हैं, जिसका डायरेक्टली कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट? लेकिन बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उन बिज़नेस सपोर्ट के चीज़ों की चेकलिस्ट है। ये वाली जो चेकलिस्ट है, मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भाइयों के साथ काम करके बनाई और ये बहुत ही प्रूवन चेकलिस्ट और बेसिक सिंपल चेकलिस्ट है। एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ओनर, आपके पास ये वाली जो चेकलिस्ट है, ये होनी ही होनी चाहिए। तो फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रोथ की चेकलिस्ट में सबसे पहले जो पार्ट है, जो पहला पार्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, वो है ग्रोथ चेकलिस्ट की पार्ट, कि भाई अपने बिज़नेस में ग्रोथ कैसे लेके आ सकते हैं और आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एज़ अ मैन्युफैक्चरर, अगर आप मार्केटिंग की बात या ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो। सो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ग्रोथ चेकलिस्ट में, मैं इस वाली चेकलिस्ट को थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ और इसे 14 के फ़ॉन्ट पे कर देता हूँ, बल्कि 18 कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोग ये वाली चीज़ मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आप इस वाली चीज़ को आराम से देख सकें। सो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन मैंने डेडिकेट किया है, ये वाला सेक्शन मार्केटिंग का सेक्शन है। सो इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबके से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लीड जनरेशन का सिस्टम होना चाहिए, जिससे आपकी कंटिन्यूअस लीड्स आ रही हैं बिज़नेस में। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लीड जनरेशन सिस्टम है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, और वो जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड है क्वालिटी लीड्स। सो हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो क्वालिटी लीड्स हैं जो हमें चाहिए। फालतू की लीड्स नहीं चाहिए, लीड्स नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी लीड्स बढ़ानी है। तो ये बहुत ही बड़ा की टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए, और आप अपने आप में टिक मारेंगे अपनी इस वाली चीज़ में, अगर आपने देखा है कि ये वाली जो चीज़ है आपके पास है, आपके पास कंटिन्यूअस लीड जनरेशन का सिस्टम है जो कि आपको क्वालिटी लीड्स देता है। ये नहीं भर-भर के लीड दे दे रहा, 100, 150, 200 लीड आती है। क्वालिटी लीड्स की बात कर रहा हूँ। जब आप ये वाली चीज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको सेकंड चीज़ चाहिए होती है, ज़रूरी करना है, वो क्या करना है, लीड्स को स्टोर करना है। एक भी लीड ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आपके पास हिसाब नहीं है। देखिए, ये वाला जवाब बढ़िया है कि भाई कस्टमर ने ये वाली चीज़ नहीं ली, उसे इंटरेस्ट नहीं। इट इज़ फाइन, कस्टमर ने लिया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास लीड्स का हिसाब ना हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सो आपको, आप रजिस्टर में करो, एक्सेल में करो, गूगल स्प्रेडशीट में करो, सीआरएम में करो, आपके पास कोई भी सिस्टम होना चाहिए जो आपके लीड्स को स्टोर करे। आपको एक-एक लीड का हिसाब पता होना चाहिए। एक लीड ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगर मैं आपके पास आऊँ और पूछूँ कि भाई इस लीड का क्या हुआ, आप कह रहे हैं अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। स्टोर लीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है। जो थर्ड लेवल की जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो है क्वालिफिकेशन सिस्टम। इसका मतलब सारी लीड, अगर आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 5 लीड आई हैं, तो आपके सिस्टम में ये वाली एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको बताए कि यार ये वाली लीड काम की थी कि नहीं काम की थी। सो ये वाली लीड मेरी क्वालिफाइड लीड थी कि नहीं थी। अब मुझे बताइए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको ये पता लगे कि आपके पास जो लीड्स आ रही हैं वो कितनी काम की आ रही हैं। अगर बेकार की लीड्स आ रही हैं, तो शायद जहाँ से आप लीड लेके आ रहे हैं, जो आपका टारगेट है,
शायद आपको अपनी टारगेटिंग को सुधारना पड़े, मे भी आप गलत लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, तभी आपके पास बेकार लीड्स आ रही हैं। अगर आपके पास लीड्स अच्छी आ रही है, उनकी क्वालिटी बढ़िया है, तो आप इन वाले सोर्स को स्केल भी कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसीलिए ये क्वालिफाइड लीड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपको करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। क्वालिफाई लीड्स, हर लीड पे कि भाई ये मेरे काम की थी कि नहीं, काम की मतलब ये आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जरूरी स्टेप होता है वो होता है एलोकेशन ऑफ लीड्स। इसका मतलब लीड्स पास करी जाती हैं राइट आदमी को। इसका मतलब वो जो लीड है जो आपने क्वालिफाई करी, बढ़िया सी लीड आई, अगर वो आपने बेकार आदमी को पकड़ा दी तो वो वेस्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एलोकेशन ऑफ लीड्स का जो काम होता है बहुत जरूरी होता है कि आप जो लीड्स आ रही हैं आपके पास, मान लीजिए 3 टीम मेंबर हैं, सो लीड सही आदमी के पास जा रही है और तीनों टीम मेंबर्स की जो स्किल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सो एलोकेशन ऑफ लीड्स है, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद नर्चरिंग ऑफ लीड्स। नर्चरिंग ऑफ लीड्स का मतलब ये है कि भाई देखिए, सिर्फ 3% कस्टमर ही ऐसा होता है जो उस दिन सामान खरीदने को रेडी होता है जब वो आपके पास आता है। वो उस दिन रेडी नहीं होता है, आप क्या करते हैं, जनरली उसे छोड़ देते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उसे नर्चर करता रहे, ताकि अगली बार जब उसका बाइंग इंटेंट हो, जब वो खरीदना चाहता हो कोई चीज, उस समय वो एग्जैक्टली आपके पास आए और ये वाला काम करे। सो ये वाले जो 5 स्टेप्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग जनरली मिस कर देते हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स का ध्यान रखेंगे मार्केटिंग में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से इस वाली चीज को आप लोग अपने मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो शीट है, ये आपको डाउनलोड लिंक पे मिल जाएगी। सो ये पूरी की पूरी चीज क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली चीज मिल जाएगी, ताकि आप लोग इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करके देख लें कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना है, और ये वाली चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए, सो मैंने आपसे बहुत ही ब्रीफ तरीके से मार्केटिंग की बात करी, अब मैं सेल्स की बात करता हूँ कि सेल्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सेल्स की क्वालिटी का सिस्टम डिफाइन होना चाहिए कि आपके लिए सेल्स की क्वालिटी क्या है। ये टर्म आपने शायद सुना ही ना हो। क्वालिटी का मतलब है आपको ये डिफाइन करने का पढ़ना करना पड़ेगा कि यार मेरे लिए बढ़िया सेल्स होते क्या है। बढ़िया सेल्स का मतलब हो सकता है कैश की सेल्स, बढ़िया सेल्स का मतलब हो सकता है कि भाई हाई टिकट की सेल, हाई मार्जिन की सेल, हाई आइटम की सेल। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मेरे लिए सेल्स की क्वालिटी है क्या, क्योंकि ये क्वालिटी जो है, ये जब आप डिफाइन करेंगे तो आप इसी को मेजर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप खुश होते रहेंगे भाई क्रेडिट में सेल होगा, भाई वाह मेरा धंधा खूब बढ़ रहा है, लेकिन भाई क्या वो धंधा उस तरीके से बढ़ रहा है जैसे आप चाहते हैं। तो इसीलिए सेल्स की क्वालिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए कौन सी क्वालिटी की सेल होती है, उसे जब आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो आपका सेल्स पर्सन का आपके पास असेसमेंट का सिस्टम होना चाहिए, जो डिफाइन क्वालिटी पे होना चाहिए, जो आपने डिफाइन करी कि भाई ये मान लीजिए मेरा सेल्स वन S1 है, ये मेरा सेल्समैन S2 है। तो आप ये मान लीजिए आपने डिफाइन करा कि भाई कौन लड़का जो कैश की सेल करता है वो मेरे लिए क्वालिटी है। सो आप देखेंगे कि ये S1 कितनी कैश की सेल करता है, S2 कितनी कैश की सेल करता है। उसके बाद कौन लड़का ऐसा है जिसके कलेक्शंस अच्छे होते हैं, राइट। तो आप ये वाली चीज भी इनके लिए ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जब आप इस वाली चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट लेवल पे चीजों को ले जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपके पास सेल्स का कोड सिस्टम होना चाहिए कि आप कोड कैसे करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करा, वो लोग इस वाले प्रोसेस से इसलिए बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हमेशा प्राइसिंग उनके दिमाग में है, सारे प्राइस वो सेट करते हैं। भाई मैं ये वाली चीज मान सकता हूँ कुछ चीजें टेढ़ी हो सकती हैं, अगर आप अपना केस सिनेरियो देखेंगे तो आप देखेंगे 90% जो प्राइसिंग होती होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। 10% के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती होगी। कम से कम आप 90% के लिए तो एक कोड का सिस्टम बना सकते हैं ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। भाई कभी कभी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इस वाले प्रोसेस से अगर आपको हटना है, सेल्स वाले प्रोसेस नहीं, तो आपको सेल्स का कोड का सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। जो आसान केसेस हैं वो टीम को डेलीगेट करने पड़ेंगे ताकि आप फ्री हो सके। नहीं तो आपके पास हमेशा फोन बजते रहेंगे क्योंकि आप हमेशा इस चीज में फंसे हुए। उसके बाद आप लोगों के पास सेल्स का पिचिंग का सिस्टम होना चाहिए। पिच का मतलब कि भाई कस्टमर को जब पिच करनी है तो किस तरीके से करेंगे, क्या बातचीत होगी और क्या हम करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे। ये पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप तो सेल कर देते हैं लेकिन आपके सेल्स वाले सेल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास वो स्किल है जिससे आप सेल कर देते हैं। उस वाली स्किल को आपको पिच की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस वाली चीज में क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। जब आप ये वाली चीज कर लेंगे तो आपके पास ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी टीम रेडी हो जाएगी जो आपके जैसे सेल्स करेगी।
उसके बाद आपके पास सेल्स का ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आप जब कस्टमर से बात करते हैं आप उनके ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। सो आपके पास आपके कस्टमर के कम से कम टॉप 6 ऑब्जेक्शन लिखे हुए होने चाहिए जो आपके पास हमेशा आते हैं। टॉप 6 ऑब्जेक्शन, बिकॉज ये हमेशा आते रहते हैं। कस्टमर कोई नई बात थोड़ी नहीं करता, वही बात करता रहता है। सो आपके पास इन टॉप 6 ऑब्जेक्शन जो होते हैं इनकी स्टोरी लिखी होनी चाहिए, यार इसे हमें कैसे केटर करना है, ताकि आपके जो सेल्स वाले लोग हैं वो भी इस वाली चीज को बहुत कायदे से केटर कर सकें और आप सेल्स के प्रोसेस से बाहर निकल सकें। नहीं तो आप हमेशा इसमें फंसे रहेंगे। आपके पास सेल्स का नेगोशिएशन का सिस्टम भी होना चाहिए, पैकेजेस, जिससे लोग आपके पास ना है, सर ये प्राइस दे दूं, ये प्राइस दे दूं, ये प्राइस दे दूं। अरे भाई क्यों देना है? हो सकता है टिपिकल 10% केसेस हो जिसमें आपको जरूरत हो, भाई आप देंगे, उसमें आप अपना पॉलिसी बना सकते हैं। भाई इस तरीके का अगर मेरे पास केस आए तो मैं प्राइस सेट करूंगा, नहीं तो बाकी के तुम्हारी प्राइस की रेंज है यार, ये R1 से लेके R2 तक की रेंज है, इस रेंज में तुम जितना प्राइस देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो, ताकि आपकी इस वाली चीज में इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए। जब आप ये दो पीस कर लेते हैं तो आप उसके बाद जाते हैं सेल्स एनालिटिक्स में। आपको पूरी तरीके से आपके पास ये वाली एनालिटिक्स और रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपकी लोकेशन वाइज सेल्स कैसी हो। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका गोला है जिसमें आप लोग सर्व करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यार किस लोकेशन से मेरी कितनी सेल आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपके जो वीक एरियाज आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। आपके पास आपके प्रोडक्ट वाइज सेल्स होनी चाहिए कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से, और ये ऊपर से नीचे तक लगे होने चाहिए ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब टॉप सेलिंग से लो सेलिंग। और आपके पास इस तरीके से पूरा का पूरा एक मंथली रिपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से लिख के आ रहे हैं, पूरी तरीके से। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, सो इस वाली चीज में अगर आप देखेंगे, सो आपके पास यहाँ पे P1 P2 करके ऐसे करके प्रोडक्ट आने चाहिए, P1 P2 P3, और यहाँ पे M1 मंथ 1 मंथ 2, ऐसे करके आपके पास ये वाली रिपोर्ट आनी चाहिए। और इसे मैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स कहता हूँ, ताकि आप लोग पता सा लगा सकें भाई क्या चल रहा है। ये वाली चीज आप 2-3 लेवल पे कर सकते हैं। एक, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की वॉच कर सकते हैं। दूसरे लेवल पे आप टॉप मार्जिन प्रोडक्ट्स वॉच कर सकते हैं। सो इन दो तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारी सही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके पास आपका सेल्स भी होनी चाहिए क्रेडिट वाइज, राइट, कि कौन कौन सी जो सेल है वो मेरी क्रेडिट पे हो रही है और कितनी सेल मेरी क्रेडिट से हुई है। जैसे मान लीजिए आपका जो सेल्स वाला है उसने कहा सर इस बार मैं 1000 रुपए का सामान बेच आया, आपने कहा भाई वाह, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें से कितनी सेल मेरी क्रेडिट की हुई और कितनी एक्चुअली बुकिंग हुई। ये क्रेडिट की जगह से कैश कर दीजिए, कैश सेल है, ये जो मेरी कैश में हुई कितनी बुकिंग में हुई, क्योंकि ये जो कैश में माल आता है ये आपके जेब में गया, बुकिंग तो फर्जी सेल है। उसने उससे कहा हुआ यार सेठ जो है बड़ी दिक्कत कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम ये वाला सामान ले लो, मैं तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, रख लो, ताकि मैं सेठ से कह दूं कि मैंने सेल कर। इसीलिए आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो है कैश वाइज सेल्स, जो आपको यहाँ पे देखनी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग जाते हैं रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, राइट। और मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, ऑर्डर आएगा सर हमारे पास तो रिपीट अपने आप आ जाता है। अरे भाई अपने आप आ जाता, आप बढ़िया सर्विस दे रहे हो तो आगे बढ़ के करो ना ये वाला काम। आप देखो जो भी कस्टमर आपसे खरीदता है, जो भी कस्टमर आपसे खरीदता है, हमेशा आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कब खरीद रहा है, और आपके उसका वॉल्यूम भी होता है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे पास उसने मुझसे खरीदा और कब खरीदे। ये पूरी की पूरी जन्म कुंडली है। ये तो जन्म कुंडली आप लोग अपने डेटा में लगा सकते हैं। और उसके बाद इस वाली चीज पर चढ़ के बैठ जाइए और क्या करिए, ये वाली चीज इंश्योर करिए कि एक भी कस्टमर, आपकी जो पाइपलाइन होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप मान लो कि ये है आपकी पाइपलाइन, तो आपकी पाइपलाइन इस तरीके की होनी चाहिए, नया कस्टमर जुड़ गया, लेकिन जो आदमी जुड़ गया वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे ढक्कन लग गया, एक भी आदमी नहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर मुझसे ऑर्डर नहीं आया है लौट के तो मुझे हिसाब चाहिए, मुझे बताओ यार कि भाई क्यों नहीं आया ये आदमी, प्राइस की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार आदमी ने ऑर्डर ले लिया तो उसके बाद वो मेरे पास से जाना नहीं चाहिए। तो आपके पास इसमें रिपीट सेल्स का कन्वर्जन का सिस्टम होना चाहिए और डेडिकेटेड रिपीट सेल्स टीम होनी चाहिए जो ये वाला काम करे, और ये वाली टीम अपनी तनख्वाह आपको निकाल के दे दे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास रेफरल सेल्स का सिस्टम। मैंने देखा है कि लोग के रेफरल खुद जनरेट होते हैं, लेकिन कभी वो इस वाली चीज पर चढ़ के बैठते नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते।
सो आपके पास सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेफरल का क्वालिफिकेशन सिस्टम। मतलब भाई मैंने जितनों को भी सर्व करा है, इनमें से कौन वो आदमी है जो मुझे रेफरल दे सकता है। उनको पकड़ना, उनके साथ रेफरल जनरेट करना और इस सिस्टम पे काम करना और इसको मेजर भी करना कि भाई आपके कितने रेफरल से लीड्स जनरेट हुई हैं। क्योंकि आप देखिए रेफरल की जो लीड्स होती हैं वो फ्री लीड्स होती हैं, उसमें सेल्स का फ्रिक्शन बड़ा कम होता है क्योंकि वो रेफरल से आया होता है, ट्रस्ट उसका पहले से बना होता है, तो आपके लिए वो सेल बहुत आसान होती है। तो ये वाली जो सेल है ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उस पर चढ़ के बैठना चाहिए ताकि आप ये वाली चीज को क्या कर सकें ढंग से। मैंने आप लोगों को ये 5 तरीके बताए एज अ मैन्युफैक्चरर जो आपके पास होनी चाहिए। आप लोग ये वाली चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वाली चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास नहीं है उन चीज़ों को बनाइए, उस पर मेहनत करिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वाले वीडियो में, जो इसकी सेकंड सीरीज का वीडियो होगा, उसमें मैं आप लोगों को ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी है। जब तक आप लोग क्या करिए, इस पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी की पूरी जो एक्सेल शीट है, जो स्प्रेडशीट है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसे एक एक करके पढ़िए और अपने आइटम लगाइए। जो जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं उस वाली चीज़ पर काम करिए। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू।